नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी मेरे प्रिय साथियों। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित स्वागत करता हूं आपके इस अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं सभी मेरे प्रिय साथी? आशा करता हूं स्वस्थ है, मस्त, आनंदित और प्रसन्नचित्त और लगातार अध्ययन कर रहे हैं। आपके इस अध्ययन में कुछ और चंद बिंदुओं को समाहित करने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। उन सभी बिंदु को अपने अच्छे से संजो कर रखने वाले हैं। आइए दोस्तों, आज के सेशन में जिस प्रकार आप थंबनेल देख रहे हैं, जून माह के खेल प्रदर्शन के बारे में अपने अध्ययन करने वाले हैं। कौन से बिंदु अपने लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, अच्छे से टू द पॉइंट अपने चर्चा करेंगे। आप तो सेशन के अंत तक जरूर बने रहें, यही आपसे गुजारिश है। आइए दोस्तों, माँ शारदा को वंदन करते हुए आज के सेशन का आगाज करते हैं अपने प्रथम बिंदु से। प्रथम बिंदु दोस्तों अपने शुरुआत कर रहे हैं क्रिकेट से। किससे साथियों? तो क्रिकेट से। अभी अपने चर्चा करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर के बारे में। कोलकाता नाइट राइडर के बारे में क्यों चर्चा में रही कोलकाता नाइट राइडर दोस्तों? कि अभी मई में आईपीएल का 17वां संस्करण का जो मैच अभी हुए थे और 17वें संस्करण के जो विजेता टीम रही थी वह कौन सी रही थी साथियों? तो कोलकाता नाइट राइडर ने खिताब अपने नाम किया था। यह फाइनल मैच 26 मई 2024 को होता है। ये चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाता है और यह जो फाइनल मुकाबला होता है ये कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस सनराइजर हैदराबाद के मध्य होता है। प्लेऑफ में कुल 4 टीमें पहुंचती है, उनमें से 2 टीमें फाइनल में पहुंचती है, वो है कोलकाता नाइट राइडर और सनराइजर हैदराबाद। कोलकाता नाइट राइडर फाइनल मैच में सनराइजर हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर एक शानदार जीत के साथ अपना खिताब नाम करती है। और 17वें संस्करण की वेरी इंपॉर्टेंट कि आईपीएल का कौन सा संस्करण था? तो 17वें संस्करण की जो विजेता टीम होती है वो कोलकाता नाइट राइडर बनती है। और ये जो फाइनल मुकाबला था ये 26 मई 2024 की शाम को एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया था। कहां पर खेला गया था? चेन्नई में खेला गया था। 10 टीमें थी, कुल 74 यानी 74 मैच होते हैं और फाइनल में जो टीम विजेता होती है कठिन संघर्ष के बाद वह इस सीजन की कोलकाता नाइट राइडर बनती है। तो ये साथियों देखिए, 17वें संस्करण का आयोजन 22 मार्च से 26 मई 2024 के दौरान हुआ। कुल 74 मैच हुए, 10 टीमों ने उसमें भाग लिया और 4 टीमें हैं वो प्ले ऑफ में पहुंचती है। कौन कौन सी? 2 तो कोलकाता नाइट राइडर और सनराइजर हैदराबाद हुई जिनके मध्य फाइनल मैच हुआ, और राजस्थान रॉयल और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ये 4 टीमें प्ले ऑफ में पहुंचती है। ये था अपने बेसिक जाना है आईपीएल के बारे में कि कौन सी टीम विजेत रही। तो कोलकाता नाइट राइडर रही, उपविजेता टीम रही सनराइजर हैदराबाद और एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया था। ये अपने लिए टू द पॉइंट अपने चर्चा करने वाले हैं। कोई भी बिंदु ऐसा नहीं रहने वाला है जो अपने से वंचित रह जाए। कुछ बिंदु है उनके बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं। विजेता टीम रही दोस्तों वो कोलकाता नाइट राइडर रही जिसे 20 करोड़ की राशि भेंट की गई। उपविजेता टीम रहती है सनराइजर हैदराबाद जिसे 12.5 करोड़ की राशि भेंट की गई। प्लेयर ऑफ द फाइनल जो मैच में रहे तो मिशेल स्टार्क रहे, कोलकाता नाइट राइडर के हैं जिन्हें 5 लाख की राशि भेंट की गई। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का जो खिताब जिन्होंने जीता वो थे सुनील नारायण केकेआर के, इन्होंने 10 लाख रुपए की राशि इन्हें भेंट की गई। पर्पल कैप दोस्तों, पर्पल कैप क्या होती है? लगभग इसी से चिर परिचित है लेकिन मैं बता देता हूं, सर्वाधिक इस जो सभी मैचों में सर्वाधिक विकेट जो भी बॉलर लेता है उसे पर्पल कैप दी जाती है। और इस बार इस सीजन की पर्पल कैप जिन्होंने हमेशा अपने पास रखा अपनी कठिन मेहनत के बदौलत वो थे हर्षल पटेल। हर्षल पटेल ने 24 विकेट ली और जिन्हें 10 लाख की राशि भेंट की गई। और ऑरेंज कैप के जो हकदार रहे वो अब की बार इस सीजन में वो थे अपने विराट कोहली। विराट कोहली सर्वाधिक रन, ऑरेंज कैप जो इस सीजन में सर्वाधिक रन बनाता है उसे ऑरेंज कैप दी जाती है और विराट कोहली को ऑरेंज कैप इस बार उन्होंने अपने कायम रखी थी आरसीबी की। इन्होंने 741 रन बनाए थे और इन्हें 10 लाख की राशि भेंट की गई। कैच ऑफ द सीजन जो रहा दोस्तों वो रमनदीप सिंह को मिला है, केकेआर के हैं, और ये 10 लाख रुपए की राशि भी इन्हें भेंट की गई। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन की बात करें तो नीतीश रेड्डी रहे। अल्टीमेट फैंटेसी प्लेयर ऑफ द सीजन रहे तो सुनील नारायण रहे। और इस 74 मैचों में एक मैच ऐसा भी हुआ था जिसमें सर्वोच्च पारी बनी थी, वो थी
सनराइजर हैदराबाद की आरसीबी के विरुद्ध 287 रन 3 विकेट खोकर इन्होंने बनाए थे। यह सर्वोच्च स्कोर रहा था इस टूर्नामेंट में। और न्यूनतम पारी रही थी वो गुजरात टाइटंस की दिल्ली कैपिटल्स के विरुद्ध रही थी। 89 रन पर, ये 89 रन पर क्या हो जाती है, ढेर हो जाती है। तो ये सर्वोच्च पारी और ये न्यूनतम पारी थी। सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर, यानी किसी ऐसे प्लेयर ने जो इस प्लेयर में सबसे ज्यादा रन बनाए थे, वो थे मार्क स्टोइनिस। ये लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी थे जिन्होंने 124 रन इस सीजन में बनाए थे। तो यह इंडिविजुअल सबसे अधिक स्कोरर थे इस टूर्नामेंट के दौरान। और इसमें कुल छक्के लगते हैं 1260, चौके लगते हैं 2174 और कुल शतक लगे थे वो 14 लगे थे। 4 क्वालिफायर होते हैं, इसमें अपने से कुछ पूछा जाने वाला नहीं है। तो यह था अपना बेसिक तथ्य जिसके बारे में अपन ने जाना है। यह आपको फैक्ट ध्यान में रखने हैं। ये अपने सारी चर्चा कर चुके हैं। भी विजेता टीम को 20 करोड़ की राशि, उप विजेता को 12.5 करोड़ रुपए, राजस्थान रॉयल को 7 करोड़ और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6.5 करोड़ रुपए दिए गए। बात करूं इटालियन ओपन की। इटालियन ओपन साथियों, ये रोम में अभी संचालित हुए थे या इनका आयोजन हुआ था। कहां पर हुआ था? रोम में। कब दोस्तों? तो 8 से 19 मई 2024 को इनका आयोजन होता है। और पुरुषों का जो फाइनल मैच हुआ था वो जेवरेव वर्सेस जेरी के मध्य हुआ था। किसके मध्य? तो जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव और चिल्ली के निकोलस जेरी के मध्य ये फाइनल मैच होता है। और इसमें जो विजेत होते हैं वो जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव होते हैं। कौन? जेवरेव। ये जो इटालियन ओपन है ये जेजे के मध्य होता है। किसके मध्य? जेजे के मध्य होता है। तो आप याद रखें, जेजे से जेवरेव और जेरी, जेवरेव और जेरी। तो जीतते कौन है? तो जेवरेव खिताब अपने नाम करते हैं। और महिलाओं का जो इटालियन ओपन हुआ था उसमें पोलैंड की इगा स्वियाटेक और बेलारूस की आयरना सबालेंका के मध्य यह फाइनल मैच हुआ था। और जिसमें पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने सबालेंका को हराया था और विजेता कौन रही थी? स्वियाटेक रही थी। तो ये एसएस के मध्य हुआ था। स्वियाटेक सबालेंका, स्वियाटेक सबालेंका, जेजे एसएस से आप याद रख लेना। लेकिन स्वियाटेक और जो पहले प्लेयर हैं जैसे अलेक्जेंडर जेवरेव जीते थे और इसमें स्वियाटेक जीती थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इटालियन ओपन रोम में हुए, 8 से 19 मई 2024 के हुए। और पुरुषों का जो खिताब जीता वो जेवरेव ने जीता और महिलाओं का खिताब जीता वो पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने जीता। ये अपने को किस देश से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से, ये अपने को ध्यान में रखना है। कई बार प्रश्न यूं आता है, इटालियन ओपन में महिलाओं का जो खिताब अपने नाम किया इगा स्वियाटेक ने, वो किस देश से बिलोंग करते हैं? तो पोलैंड की। ये आपको ध्यान में रखना है। तो बात करूं मैं इगा स्वियाटेक की, तो इगा स्वियाटेक ने इससे पहले यह खिताब 2021 में भी अपने नाम किया था और 2022 में भी अपने नाम किया था। अब बात करूं दोस्तों बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन को लेकर एक आप टूर्नामेंट मान लीजिए, आसान भाषा में कहूं तो जिस प्रकार क्रिकेट के जैसे रणजी ट्रॉफी होती है उसी प्रकार बैडमिंटन में होता है थाईलैंड ओपन, जो थाईलैंड में जिसका आयोजन किया गया। उसमें युगल जोड़ी का एक मैच होता है बैडमिंटन का, जिसमें अपने भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो कौन करते हैं? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। ये दोनों क्या दोस्तों फाइनल मैच में चीनी जोड़ी जेनबो यांग और ली यू की, जेनबो यांग और ली यू की, इन दोनों को हराकर खिताब अपने नाम करते हैं। और यह कब हुआ था? तो 14 से 19 मई 2024 को बैंकॉक थाईलैंड में संपन्न हुआ था। कौन सा? थाईलैंड ओपन। ये आपको ध्यान में रखना है। कुल 3 चीजें हैं, कब संपन्न हुए, कब हुए और कहां पर हुए। तो थाईलैंड ओपन थाईलैंड में होते हैं, 14 से 19 मई 2024 को हुआ। और अपने भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और शेट्टी ने चेन बायांग और ली यूकी को हराया था। ये आप याद रखना। अब इतना नाम याद ही नहीं रहता, आप इसे शॉर्ट में याद रखेंगे। रेड्डी शेट्टी, रेड्डी शेट्टी, रेड्डी शेट्टी, रेड्डी शेट्टी ने क्या जीता? थाईलैंड ओपन जीता। रेड्डी शेट्टी ने क्या कौन सा ओपन जीता? तो थाईलैंड ओपन जीता। इस प्रकार आप याद रखना साथियों। ये है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों ने चीनी जोड़ी को हराकर थाईलैंड ओपन का खिताब अपने नाम किया है। विश्व की तीसरी रैंकिंग वाली इस भारतीय जोड़ी का इस बैडमिंटन सीजन का यह दूसरा खिताब था। और पहला खिताब जो मार्च 2024 में अपने नाम किया था वो फ्रेंच ओपन इन्होंने अपने नाम किया था।
और दूसरा खिताब जो अपने नाम किया है वो थाईलैंड ओपन किया है। और इससे पूर्व भी इस जोड़ी ने 2019 में थाईलैंड ओपन का खिताब अपने नाम किया था और 2024 में दूसरी बार बड़ी मेहनत की बदौलत यह किताब अपनी दूसरी बार इन्होंने अपने नाम की है। तो ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए आपके समक्ष मैंने इन बिंदुओं को रखा है और ये अपने को ध्यान में भी होना चाहिए। अब एक और कप है थॉमस कप और उबेर कप, इनका भी अपने को ध्यान में होना चाहिए। यह भी बैडमिंटन से संबंधित है। पहले तो प्रश्न आता है कि थॉमस कप और उबेर कप किससे संबंधित है, तो ये आपको पता होना चाहिए बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों, तो बैडमिंटन से संबंधित है। यूं थकिए मत, बड़े जोश और जुनून के साथ पढ़िएगा, रोचकता के साथ पढ़िएगा, जुनून होना चाहिए, जिद होनी चाहिए, जोश होना चाहिए। इन जे के साथ आप वर्क कीजिएगा, जे के साथ जिद, जुनून, जोश के साथ वर्क कीजिएगा और अपने जो लक्ष्य कदम पर चल रहे हैं उसे अपने हासिल करके रहेंगे। तो इस मुस्कुराहट के साथ पढ़िएगा, बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार से। और इस क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे हैं साथियों अपने, जो क्रोनोलॉजी कोई नहीं पढ़ता, हर टेबल पे होती है लेकिन इसे पढ़ने में जोर आता है। लेकिन मैं आपके समक्ष देखो कितना इजी कर रखा है, आपको बस हाईलाइट कर रखा है, ये पढ़ना है। अब एक एक चीज मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको लगेगा वास्तव में इजी है। अब थॉमस कप और उबेर कप किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों, तो बैडमिंटन से संबंधित है। और थॉमस कप जो संबंधित होता है वो पुरुषों से संबंधित होता है। किससे, पुरुषों से संबंधित, इसलिए मैंने ऐसे कर रखा है, देखो कितना इजी कर रखा है। महिलाओं से जो संबंधित होता है वो कौन सा होता है, उबेर कप महिलाओं से संबंधित होता है। और जो थॉमस कप और उबेर कप का आयोजन कहाँ किया गया, तो चीन के चेंगडू में किया गया और 27 अप्रैल से 5 मई को यह खिताब का आयोजन किया जाता है। और चीन के चेंगडू में किया गया और चीन की ही जोड़ी ने यह खिताब अपने नाम किया था। यह अपने को ध्यान में रखना है। तो पुरुषों के थॉमस कप के लिए मुकाबला चीन और इंडोनेशिया के मध्य होता है 5 मई 2024 को, और इंडोनेशिया को हराकर चीन यह खिताब अपने नाम करता है। चीन 11वीं बार थॉमस कप जीतने में सफल रहा है। मलेशिया और चीनी ताइपे ने इस टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीते। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो चीन ने 11वीं बार यह थॉमस कप अपने नाम किया है। और महिलाओं की बात करें उबेर कप की, तो उबेर कप में भी फाइनल मुकाबला चीन और इंडोनेशिया के मध्य हुआ था और इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर चीन ने यह खिताब अपने नाम किया है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि थॉमस कप और उबेर कप किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। कहां पर आयोजन हुए, तो चीन के चेंगडू में। विजेता टीम भी कौन रही, तो पुरुष और महिला दोनों की बात करें तो चीन ही रही। और 27 अप्रैल से 5 मई 2024 को यह संपन्न हुए। तो याद रह जाएंगे ना दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा यस, अगर आपको याद रहते हैं तो। अगर आपको थोड़ा और आपको चाहिए कि यूं और टू द पॉइंट होए, तो और तो टू द पॉइंट कैसे करेंगे, इतना ही पॉसिबल होगा क्योंकि टू द पॉइंट आपके सामने उपस्थित कर रखा है। जो जो इसकी पीडीएफ आपको कमेंट टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी और आप जो हाईलाइट किए हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर कोई जाने वाला है नहीं। और कंप्लीट मैं पढ़ाऊंगा तो इससे में आपको बोरियत फील होगी, और एक बार पढ़ाने के बाद आप कंप्लीट इसे पढ़ भी सकते हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगता। अपने 15 और 20 मिनट में एक टॉपिक को कर लेते हैं। पूरे एक मंथ की क्रोनोलॉजी को सिर्फ 7 दिन में कर लेते हैं, और 7 दिन में भी एक दिन का अगर रेशियो निकालते हैं तो 20 मिनट में आपसे लेता हूं एक सेशन का। 20 से 25 मिनट में एक सेशन अपन कंप्लीट करते हैं। आइए चर्चा करते हैं हॉकी की। तो हॉकी में अपने जिस खिताब के बारे में पढ़ेंगे, जिस कप के बारे में पढ़ेंगे, वो है अजलान शाह कप। अजलान शाह कप किसके बारे में, अजलान शाह कप के बारे में। तो इस बार इसका आयोजन होता है साथियों 4 से 11 मई 2024 को, और मलेशिया के इपोहा में इसका टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। फाइनल मैच होता है वो 11 मई को होता है और जापान और पाकिस्तान के मध्य होता है। जापान और पाकिस्तान के मध्य होता है, और जो टीम विजेता होती है वो जापान होती है। कौन सी होती है, जापान यह खिताब अपने नाम करती है। और जापान पहली बार यह टूर्नामेंट जीतने में सफल रहा है। ये अपने को ध्यान में रखना है। जो जो मैंने चीज बॉक्स में लिखी है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इतनी बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है वो रखनी है कि अजलान शाह कप किससे संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया, तो 4 मई से 11 मई 2024 तक इसका आयोजन किया जाता है। और मलेशिया के इपोहा में इसका आयोजन किया गया। कब किया गया साथियों, तो 4 से 11 मई को, और मलेशिया के इपोहा में इसका आयोजन किया जाता है।
और जापान पहली बार यह टूर्नामेंट अपने नाम करता है। ये अपने को ध्यान में रखना है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये था साथियों अपना अतलान शाह कप। आइए कुछ बातें इससे और संबंधित है कि भारत इस टूर्नामेंट से अब की बार बाहर रहा। भारत अब की बार इस टूर्नामेंट से बाहर रहा। नेक्स्ट अपने चर्चा करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, जरूर स्टार मार्क कर लीजिएगा। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट होता है वो मैं पहले ही मेंशन कर देता हूं, जिस प्रकार ये मेंशन कर रखा है इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आएगा कि ब्राजील को मिला फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी। जो महिला फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होंगे वो 2027 में कहां पर होंगे, तो ब्राजील में होंगे। ये साथियों पहले ही डिक्लेयर हो जाते हैं, 2024 में ही डिसाइड हो गया कि जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा वो कहां पर होगा, तो ब्राजील में होगा। तो अपने से प्रश्न यही पूछा जाएगा कि फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप का आयोजन या मेजबानी किस देश को सौंपी गई है, तो ब्राजील को यह सौंपी गई है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा की 74वीं कांग्रेस मीटिंग का आयोजन 17 मई 2024 को थाईलैंड में हुआ। कब हुआ साथियों, 17 मई 2024 को थाईलैंड में मीटिंग में हुआ। और 2027 में होने वाले 10वें, कौन से साथियों, तो 10वें फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप की मेजबान जो रहने वाले है वह ब्राजील के नाम की गई है। ये अपने को ध्यान में रखना है, इतना ही ध्यान में रखना है कि फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करने वाला है, तो ब्राजील करने वाला है 2027 में। इसके बाद जो अपने लिए इंपॉर्टेंट बात है वो है कि ब्राजील पहली बार महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही दक्षिण अमेरिका में आयोजित होने वाला पहला महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा। ब्राजील ने इससे पहले 1950 और 2014 में पुरुष फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। फीफा महिला वर्ल्ड कप के अब तक 1991 से लेकर 9 संस्करण खेले जा चुके हैं। 10वें संस्करण ब्राजील में खेले जाएंगे। पिछला महिला वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त मेजबानी में संपन्न हुआ था और स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी। ये अपने चर्चा की है पिछले जो 2023 में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था उसके बारे में। तो कौन टीम रही थी, स्पेन ने इंग्लैंड को हराया था 1-0 से और यह खिताब अपने नाम किया था। अब अपने चर्चा करेंगे एक और शानदार से, एक और दमदार से टॉपिक की, जो अपने को हमेशा माइंड में सजो कर रखना है, सुनील छेत्री जी के बारे में। ये अपने सुनील छेत्री जी भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं और इन्होंने अपने इस फुटबॉल में अहम योगदान दिया है। और 6 जून को इन्होंने कुवैत के खिलाफ अपना अंतिम मैच खेला है और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से इन्होंने संन्यास ले लिया है। ये अपने को बात ध्यान में रखनी। सुनील छेत्री जी कौन है, तो भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, इन्होंने 16 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत सन 2005 से करते हैं और अपने जीवन में 150 मैचों में 94 गोलियां दागते हैं। और इनसे सबसे रोचक बात करूं तो यह सक्रिय खिलाड़ियों में और टॉप गोल स्कोरर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बाद तीसरे स्थान पर आते हैं। तो आप देख लीजिए कितने प्रतिभा के धनी है सुनील छेत्री जी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। प्रश्न आएगा कि हाल ही में भारत के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, तो वह है सुनील छेत्री जी। तो इससे यही प्रश्न बनने वाला है। और देखिएगा इन्हें 2011 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, 2019 में पद्मश्री से इन्हें नवाजा जा चुका है और 2021 में खेल रत्न अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। और AIFF प्लेयर की बात करूं तो यह काफी बार 7 बार इन्होंने यह खिताब अपने नाम में किया है। तो सुनील छेत्री जी एक महान प्रतिभा के धनी है। इनके बारे में अपन को जानना चाहिए। इनसे रिलेटेड हर बात को अपन को ध्यान में होनी चाहिए, जितनी आज अपन ने पढ़ी है, जितनी आज अपन ने पढ़ी है यह बातें सिर्फ। और इन्हीं से अपने से प्रश्न आ सकता है अगर स्पोर्ट्स में बात करें तो। फिर अपन चर्चा करते हैं साथियों इंपॉर्टेंट फैक्ट की, वो है दोहा डायमंड लीग।
अभी जेवलिन से रिलेटेड दोहा डायमंड लीग 2024 में संपन्न होती है साथियों। कब? 10 मई 2024 को। इसमें अपने जो जेवलिन थ्रोअर है नीरज चोपड़ा जी, वो दूसरे स्थान पर रहते हैं। पहले स्थान पर रहते हैं वो जेकब वाल्डेज रहते हैं। उन्होंने 88.38 मीटर के थ्रो के साथ पहले स्थान अर्जित करते हैं, और थोड़ी सी पीछे रहते हैं अपने नीरज चोपड़ा, जो 88.36 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहते हैं। ये इनका थ्रो अब की बार रहा था। कुछ बाला फेंक रिकॉर्ड है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। विश्व रिकॉर्ड है 98.48 का, और भारतीय रिकॉर्ड है वो 89.94 का नीरज चोपड़ा जी का ही है। ये कुछ फैक्ट हैं जो आप ध्यान दे सकते हैं। और साथियों ये विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2024, विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2024 का 11वें संस्करण का आयोजन साथियों 17 से 25 मई 2024 को जापान के कोबे में होता है। कहां पर? जापान के कोबे में। कौन सा संस्करण था? तो 11वां संस्करण था। कब इसका आयोजन हुआ? 17 से 25 मई 2024 को इसका आयोजन होता है। इस चैंपियनशिप में भारत के पैरा एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक जीते थे। कुल 17 पदक इसमें जीते हैं। बस यही अपने को ध्यान रखना है, और इससे ज्यादा कुछ विशेष बातें ध्यान रखनी। विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में कुल कितने पदक भारत ने जीते हैं? तो 17 पदक भारत ने जीते हैं। बस एक ये बात। और कहां पर हुए? तो जापान के कोबे में हुए। कौन सा संस्करण था? तो 11वां। बस इससे ज्यादा अपने को नहीं पूछना। और साथियों इसमें कुछ विशेष है नहीं, जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं वो ही पढ़ना है, और इनमें कुछ विशेष है नहीं। तो ये था अपना खेल प्रदर्शन जिसके बारे में अपन ने जाना। तो एक बार मैं आपके समक्ष इन सभी चीज को एक बार रिकेप करता हूँ ब्रॉड स्तर पर जो विशेष है, और इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो पहले अपने चर्चा की थी क्रिकेट में, जो आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर टीम विजेता रही थी। उसके बाद अपन ने चर्चा की थी थाईलैंड ओपन में। थाईलैंड ओपन में जो विजेता रहे थे वो भारतीय युगल टीम विजेता रही थी, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी जी। उसके बाद अपन ने चर्चा की थी थॉमस और उबेर कप की, जो चीन के चेंगडू में जिनका आयोजन होता है, और पुरुष का खिताब भी चीन की टीम जीती और महिला का खिताब भी चीन की टीम अपने नाम करती है। उसके बाद अपने अजलान शाह कप की बात की थी, जो फाइनल मैच है वो इपोहा में होता है और जापान और पाकिस्तान के मध्य होता है, और जापान पहली बार यह खिताब अपने नाम करता है। उसके बाद अपन ने चर्चा की थी सुनील छेत्री जी के बारे में, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है और ये भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान रहे हैं। उन्होंने अपने करियर के 150 मैचों में 94 गोल दागे हैं, और 2011 में जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से, पद्मश्री से, खेल रत्न अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो उसकी मेजबानी ब्राजील करने वाला है। दोहा डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर नीरज चोपड़ा जी रहे हैं। और एक और जो बात रही है वो दीपा कर्माकर जी से रिलेटेड है, वो आपको मैं बता देता हूँ। दीपा कर्माकर ने एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है कि उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई वुमेन्स आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप अभी हुई थी। जिम्नास्टिक को लेकर एक चैंपियनशिप हुई थी, और जिसमें महिलाओं के वर्ल्ड अप्रेंट्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किसने? दीपा कर्माकर ने। बस ये बात एक रह गई थी जिसे अब अपने रूबरू हो गए हैं। तो ये था दोस्तों अपना खेल प्रदर्शन। कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से, और इसी प्रकार मुस्कुराते रहिएगा, हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।